आप सभी का पारिश में स्वागत है और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम अपने न्यूक्लियर सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। तो इसके बारे में हम पहले से ही ये जानते हैं कि जब भी दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई में बनते हैं तो इनकी जो पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। इसी प्रकार जब एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बंटता है तो इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऊर्जा निकलती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो चाहे वो हीट के रूप में हो, दोनों किसी टाइप की हो सकती है। तो इससे भी कुछ ऊर्जा निकलती है। तो इस पहला हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट कर दो छोटे न्यूक्लियाई में बंटता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। ठीक है। तो ये क्यों होता है या फिर कैसे एनर्जी में प्राप्त होती है, पहले यह देख लेते हैं। तो हमने जब ग्राफ देखा था तब हमने देखा था कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। कुछ ऐसा ग्राफ आता है। मैं इसको एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ए बी एन भी ले सकते हैं और बी बार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये हमारा है ए, मास नंबर। ये हमारा है छोटा रीजन जिसमें जेड का मान जो है वो छोटा है 30 से, और ये वाला जो रीजन है वो लगभग है 30, सॉरी ए का मान, और ये मान है ए का मान 30 से लेकर 170 के बीच में, और ये वाला जो है पार्ट जहाँ पर ए का मान 170 से बड़ा है। ये वाले जो हमारे जो न्यूक्लियाई है वो इन न्यूक्लियाई से और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है इन दोनों से ज़्यादा स्थायी है। अगर ये वाले जो भारी न्यूक्लियाई है अगर ये टूट के अगर इनमें विखंडित हो जाता है, इसका मतलब इनकी बाइंड पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्थायी होंगे। और यदि छोटे वाले न्यूक्लियाई हैं अगर ये जुड़ के अगर इनमें अगर परिवर्तित होता है, इसका मतलब इनकी भी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो मान ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्थायी होंगे। आपको ये बात समझ में आई कि जब भी कोई न्यूक्लियर टूटता है या जुड़ता है तो वो अधिक स्थायित्व की ओर बढ़ता है। इस स्थिति में वो कुछ ऊर्जा का वहाँ पर ह्रास करता है या फिर वहाँ से रिलीज करता है। और यही जो रिलीज हुई ऊर्जा है इसको हम काम में लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में। और न्यूक्लियर एनर्जी को हम विभिन्न चीज़ों में काम में लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया, हम जैसे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर जो भट्टियाँ हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उनमें हम काम में लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उनमें भी हम काम में लेते हैं। हमारे इसके वेरियस उपयोग हो सकते हैं। हम चाहे कितने भी हो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके हमारे पास बहुत सारे उपयोग हैं। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि हम इसको स्टीम के रूप में काम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम रूप में काम में ले सकते हैं, और बहुत सारी चिकित्सा जगत में भी हम बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। तो आज हम पहले ये देख लेते हैं कि इनसे कितनी ऊर्जा का यहाँ से निकलता है। तो एक रफली आइडिया मैं दे देता हूँ कि जब भी हम जैसे मान लो कोई लकड़ी वगैरह या फिर कोयला वगैरह जो जलाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के रूप में होती है। लेकिन जब से हम यूरेनियम या फिर किसी और हमारे पास जो न्यूक्लियर जो है उसको जब टूटता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है। और एक रफ आइडिया ये है कि जब 1 किलो यूरेनियम को जब हम जलाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जब इसका विखंडन होता है या फिर इसका जब फ्यूजन होता है, तब इससे लगभग 10 की पावर 14 जूल के बराबर ऊर्जा निकलती है। और इसी प्रकार जब 1 किलो जब हम कोल को जब हम जलाते हैं या फिर जब इसका अपघटन करवाते हैं या फिर इसका दहन जब करवाते हैं, तब इससे लगभग 10 की पावर 7 जूल इससे ऊर्जा निकलती है। तो आप ये देख रहे हो कि 1 किलो कोल को जब जला रहे हैं, कोयले को जब जला रहे हैं, तो इससे 10 की पावर 7 ही निकल रही है। लेकिन जब 1 किलो यूरेनियम को जब इसका विखंडन हो रहा है, जब इसका फ्यूजन हो रहा है, तो इससे 10 की पावर 14 जूल ऊर्जा निकल रही है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे बहुत ज़्यादा है। 10 की पावर 7 गुना ज़्यादा है। 10 की पावर 7 गुना ज़्यादा है इससे। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 1 किलो यूरेनियम से बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ऊर्जा निकलती है।
या फिर हम इसका एक रफ आइडिया ये भी ले सकते हैं कि जैसे 20 टन जो TNT होता है उसके बराबर भी इसका हमारे पास 20 टन TNT जब विस्फोट होती है, जब उसका विस्फोटन होता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा है वो 1 किलो यूरेनियम के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। देखो, फ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास जो हेवी न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और वो टूटकर छोटे छोटे जो स्मॉल है या फिर स्मॉल न्यूक्लियाई जो है उनमें परिवर्तित हो जाता है। और ये जो स्मॉल न्यूक्लियाई है, ये जो होते हैं, इनका एक का मान लगभग 30 से लेकर 170 के बीच में होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हेवी न्यूक्लियर टूट कर लगभग दो समान जो हमारे पास न्यूक्लियाई है उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें लगभग जो डिस्टेंस होता है एक के मान में, वो लगभग 40-50 के आसपास होता है। और इसके साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास निकलते हैं, और न्यूट्रॉन के साथ में कुछ जो क्यू वैल्यू ऊर्जा है वो भी इससे निकलती है। अब हम थोड़ा एक फ्यूजन की एक रिएक्शन देख लेते हैं, या फिर ये रिएक्शन देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इनका फ्यूजन करवाते कैसे हैं। देखो, यूजुअली जो हमारे पास यूरेनियम है, जैसे यूरेनियम 235 हमारे पास है 92, ये स्वतः विखंडित नहीं होता है। यूरेनियम 235 स्वतः विखंडित नहीं होता है, और इसको विखंडन करवाने के लिए हमें इसमें एक न्यूट्रॉन का इस पर बौछार करवानी पड़ती है, या फिर इसमें बौछार करवाएंगे जब इसके ऊपर, तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसको इसकी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से दो समान जो न्यूक्लियाई है उनमें टूट जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 के ऊपर मैंने गिराया, और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया। जैसे एक्साइटेड मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 92 यूरेनियम 236, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पहले। इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा सकता हूँ, स्टार ना भी लगाऊँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये वाला जो भाग है, अब ये स्थायी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हमारे पास परमाणु है। जब ये टूटेगा तो ये टूट जाता है लगभग, एक तो जाता है 56 BA 144 36, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन इसे निकलते हैं, और कुछ ऊर्जा भी यहाँ से निकलती है। देखो, जरूरी नहीं है कि जब प्रत्येक बार जब यूरेनियम 235 का विघटन होगा या फिर फ्यूजन जब होगा, तो जरूरी नहीं है कि इससे एक बार बेरियम और एक बार क्रिप्टॉन ही निकले। ये कतई भी जरूरी नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो जो फ्यूजन प्रक्रिया है या फिर रेडियोएक्टिविटी जो है वो एकदम रैंडम है। इससे किसी भी प्रकार के हमारे पास उत्पाद में या फिर डॉटर जो न्यूक्लियाई है वो बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही हो, ये कतई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ऐसा ही कि जब हम यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन जब गिराते हैं तो इससे भी क्या होगा, यूरेनियम 237 बन जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। और ये जब अनस्टेबल से टूटेगा तो ये एंटीमनी और इस प्रकार की रिएक्शन को भी दर्शाता है। ये भी कदापि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये और ये दो ही दर्शाते हों, ज़रूर नहीं है। एक रिएक्शन में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्या ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, या फिर किसी और अन्य में भी टूट सकता है। जैसे मैं आपको ये 3 रिएक्शन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि आप ये जान लो कि यूरेनियम जब टूटता है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दो पर्टिकुलर में ही टूटे, ये कतई ज़रूरी नहीं है, वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हमारे पास ये है जिनोन और स्ट्रोंशियम, और इसके साथ में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे निकले। आप यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 3 हमने रिएक्शन लिखी है, और तीनों ही रिएक्शन में हमारे पास
अलग अलग हमारे पास डोटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिविटी है वो हमेशा एक रैंडम प्रक्रिया है, रैंडम प्रोसीजर है। इसमें किसी भी प्रकार के एटम्स यहाँ पर बन सकते हैं टूटने के बाद। और इनमें जो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं। और न्यूट्रॉनों की ये जो प्रक्रिया, ये भी किसी में भी फिक्स नहीं है कि 2 ही निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे। मान लो कोई भी अभिक्रिया हुई तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें 2 ही निकल गए, यहाँ पे 4 निकल जाए, नहीं। हमारे पास एक एवरेज वैल्यू लेते हैं कि यूरेनियम जब भी टूटता है तो लगभग जो एवरेज है, लगभग एवरेज जो है वो जो न्यूट्रॉन्स का निकलने का है वो है लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स। आप एक बात इसको याद रख लेना, एग्जाम में कोई भी पूछ लेता है कि यूरेनियम जब विखंडित होता है, जब इसका फ्यूजन होता है तो इससे लगभग कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो 2.5 या फिर 2, सही है बेटा, 2 न्यूट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर न्यूट्रॉन्स या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा। ढाई का क्या मतलब है? ढाई का मतलब ये नहीं है कि 2.5 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये 2 पूरे और 1 आधा, नहीं। यहाँ पर हम जो 2, 3 और 4 या 5, कभी किसी में 2 निकलेंगे, किसी में 3 निकलेंगे, किसी में 4 निकलेंगे, किसी में कितने निकलेंगे, किसी में 1 भी निकल जाएगा, किसी में निकलेगा ही नहीं। तो उन सब का जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमारा जो आता है वो लगभग आता है 2.5। अब हमने यहाँ पर देखो ये मैंने यहाँ पर क्यू क्यों लगाया है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी निकल रही है। एक यूरेनियम परमाणु जिसका न्यूक्लियाई जब टूटता है तो इससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ से निकलती है। आप ये बात ध्यान रखना कि यूरेनियम जब भी टूटता है तो इससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो आइंस्टीन के एनर्जी मास थ्योरम से। मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है कि ये कैसे निकालते हैं। जब आपको जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका मास, जिसके साथ में जो भी है, इन दोनों का मास दिया होना जरूरी है। ये मेरे पास पेरेंट है और ये हमारे पास जो पीछे बन रहे हैं ये सारे डॉटर है। तो अगर हमें चाहे इन दोनों का मास दिया गया हो या फिर सिर्फ एक अकेले का मास दिया गया हो तो इसका मास या फिर इन दोनों का मास, इसमें से क्या कर दोगे, इन सब का मास घटा दोगे और इसको सी स्क्वायर से गुणा करवा दोगे तो आपके पास ये क्यू वैल्यू या फिर क्यू ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसका मास हमें ज्ञात होना जरूरी है। इन दोनों का जब मास हमें पता होगा या फिर इसका भी मास हमें पता होगा, इसका एक का मास पता होगा तो हमें इसका एक का भी मास हम निकालेंगे और तीन का भी मास निकाल लेंगे। तो इन सब का मास का योग, इन सब का मास का योग करके इनमें से हम इनको घटा देंगे और सी स्क्वायर का मान यहाँ से उसको गुणा करवा के यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो कि मास डिफेक्ट आपको पहले निकालना पड़ेगा कि मास डिफेक्ट निकाला और उसको सी से स्क्वायर गुणा करवा दोगे तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये लगभग बोल रहा हूँ मैं कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। जरूरी नहीं है कि इसमें भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। मैं कह रहा हूँ कि सभी में लगभग इतनी ऊर्जा आती है। किसमें कम आ जाएगी, किसमें ज़्यादा आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स बता रहा हूँ कि इसमें फिक्स ही होगी। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है तो लगभग जो मान है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और अगर आपको एग्जैक्ट पूछ ले तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है कि यूरेनियम जो है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो लगभग होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाले हैं इनकी, जैसे मान लो ये ले लो, ये ले लो, इनकी लगभग जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग होती है 8 के आसपास। 8 या फिर 8.5 के बीच के अंदर आसपास होती है, 8 के आसपास होती है। तो हमारे पास यूरेनियम से ये वाले जो तत्व हैं ये ज़्यादा स्थायी हैं। यूरेनियम से ये तत्व ज़्यादा स्थायी है। तो फ्यूजन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एक अस्थायी तत्व टूटकर 2 स्थायी तत्वों में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और आप जब इसको निकालोगे तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो कि हमारे पास कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस तरह से काम करता है इन्हीं प्रक्रिया के आधार पर। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। आप सबने न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर बम के बारे में बहुत सबने सुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर
का नाम सिर्फ पहली बार सुन रहे हैं ऐसा नहीं है। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुना है, भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके बारे में हमने सुना है। लगभग ऐसे सुनते रहते हैं जब भी अगर कोई अखबार पढ़ता है तो। अगर कोई अपने मोबाइल में घुसा रहता है तो वो बात अलग है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास 3 प्रकार की अभिक्रियाएँ हो सकती हैं। एक तो होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड, और ऐसी अभिक्रियाएँ और एक जो होती है इनमें ये अभिक्रियाएँ नहीं होती है। ये तीनों भी किस पे डिपेंड करती है, अब इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक कोर रखते हैं जिसमें हमारे पास सैंपल रखा होगा। जिस भी मान लो हमारे पास, मैं सैंपल लेता हूँ जैसे 92 यूरेनियम 235 मेरे ये पास सैंपल है यूरेनियम का, और इसको मुझे यहाँ पर फ्यूज़न की प्रक्रिया करवानी है, और इससे जो भी ऊर्जा निकल रही है उससे मुझे या तो इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेना है, या फिर इससे मुझे हीट चाहिए, या फिर हीट मेरे को काम में लेनी है, या फिर मुझे पानी को भाप में बदल के फिर टरबाइन को घुमाना है, तो मैं उससे ये प्रक्रिया कर सकता हूँ। तो इसे मैं किस प्रकार से करूँगा, तो ये सब काम में आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, देखो बीच वाला ये जो भाग है जिसमें यूरेनियम 235 जलता है या फिर जहाँ पर फ्यूजन होता है, इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, और इस कोर के अंदर जब भी रिएक्शन होती है, जब भी रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बनते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि देखो, जैसे ही यहाँ पर पहले एक न्यूट्रॉन था, जब ये टूटा तो यहाँ से कई बार तो 3 प्राप्त हुए, कई बार हमें 4 प्राप्त हुए, कई बार 2 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमें बहुत अलग अलग न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या में मान लो, एक तो हमारे पास ये सिर्फ एक ही था, ऐसा तो है नहीं कि जब हम कोर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर का हम यहाँ पर विखंडन कराते हैं, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर क्या हमारे पास किलो में है, 10 किलो है, 15 किलो है, 100 किलो है, 1 टन है, 2 टन है। हमारे पास कोर में इतना सारा यूरेनियम उसमें रहता है। मान लो एक हमने पहले न्यूट्रॉन से एक अभिक्रिया करवाई और उसके बाद में 1 से 4 निकले, कभी 3 निकले, 2 निकले, ऐसे करके वहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और वो जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग न्यूक्लियनों से क्या करे, टक्कर करवाए, और उनसे भी क्या हो गई, वो भी विखंडित हो गए। इस प्रकार के विखंडन से देखो कुछ जो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अनस्टेबल हो जाता है, और उससे अचानक से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा के फलस्वरूप यहाँ पर विस्फोट भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रॉन भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लो न्यूट्रॉन, और दूसरे होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं, और फास्ट न्यूट्रॉन तो फास्ट न्यूट्रॉन है ही। अब देखो, फास्ट न्यूट्रॉन जो है इनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो सकती है, लेकिन 2 मेगाटन वोल्ट के जो फास्ट न्यूट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ये जो है न्यूट्रॉन, वो किसी भी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब ये बिना इंटरेक्शन के ही जब बाहर निकल जाएंगे तो इनका हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर जो है यूरेनियम 235 जब जब टूटा, तब इसे मान लो सारे के सारे ही फर्स्ट न्यूक्लियर बने, तो अगली चेन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगली चेन रिएक्शन के हमारे पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो इस प्रकार के न्यूट्रॉनों को थोड़ा सा हमें धीरा करना पड़ता है। और असल बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होने के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, फिर थर्मल न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये जो स्लो न्यूट्रॉन है यही उत्तरदायी होते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन करवाने के लिए। अब यदि हम फर्स्ट न्यूट्रॉनों को अगर हम स्लो नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चेन रिएक्शन है वो रुक जाएगी। और चेन रिएक्शन कुछ देखो किस प्रकार से होती है। जैसे मेरे पास ये है यूरेनियम 235 92, और इसके ऊपर मैंने एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो इस बौछार से क्या होगा, एक तो हमारे पास उत्पाद बन जाएगा, दूसरा उत्पाद यहाँ पर बन जाएगा। मान लो यहाँ पर बना Ba, यह बना Sr, और इससे 3 हमारे पास न्यूट्रॉन निकले, N1
और इससे मान लो दो वाले फर्स्ट न्यूट्रॉन निकल गए, इनकी कोई विक्रिया नहीं हुई, या फिर दो हो भी सकते हैं, और ये किसी और के साथ में 92 235 यूरेनियम के साथ में टक्कर करवाई, तो इससे भी हमारे पास दो इस प्रकार से निकले, और इसे भी तीन कुछ इस प्रकार से हमारे पास न्यूट्रॉन निकले। मान लो ये भी किसी 92 यूरेनियम से टक्कर करवाता है, और इससे भी दो हमारे पास उत्पाद बनते हैं, और तीन या फिर चार या फिर दो, कितने भी हो सकते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन निकले, और इस प्रकार से अभिक्रिया क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। देखो, एक हमारे न्यूट्रॉन दिया था, एक न्यूट्रॉन से ही हमें यूरेनियम से टूटा, जब हमारे पास दो या तीन हमें मिले, और उनमें से ये आगे जाके टकराए, तो उनमें से और हमें न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए। ये होती है, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जब चेन रिएक्शन होती है तो दो न्यूट्रॉन हमारे पास प्राप्त होते हैं, एक स्लो और दूसरा फास्ट न्यूट्रॉन। तो फास्ट न्यूट्रॉनों को धीरे करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडरेटर काम में लेते हैं। धीरे करने के लिए हम मॉडरेटर काम में लेते हैं, और मॉडरेटर के रूप में हम भारी जल D2O, हेवी वाटर D2O, इसका भी प्रयोग में लेते हैं, इसको भी प्रयोग में ले सकते हैं D2O। ये जो D2O क्या करता है, ये D2O जो है भारी जल, ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं करता, बल्कि उनकी गति को धीरे कर देता है। धीरे किस प्रकार से करता है, जब दो समान हमारे पास मास के, जब हमारे पास कण होते हैं, जब उनमें हेड ऑन हेड कोलिजन होता है, उनमें हेड ऑन हेड कोलिजन होता है, तो एक जो परमाणु है वो रुक जाएगा। मान लो ये हमारा न्यूट्रॉन है, इस साइड में ये वाला हमारा हाथ है वो न्यूट्रॉन है, और ये हमारा है D2O का पार्टिकल। जब इनमें हेड ऑन हेड कोलिजन होगा, तो ये वाला जब इसे टकराएगा, तो ये वाला तो स्लो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में गतिशील हो जाएगा। ये जो ऊर्जा है, ये अपनी इस वाले को ट्रांसफर कर देगा, और ये हमारा गतिशील हो जाएगा। हमें तो D2O से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन में काम में नहीं आता, लेकिन हमारा जो स्लो न्यूट्रॉन है, जो थर्मल न्यूट्रॉन है, वो हमारा चेन रिएक्शन में काम में आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, D2O को यूरेनियम के साथ में मिला देते हैं, और हमारा जो रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट न्यूट्रॉन है वो स्लो हो जाएंगे, और हमारे रिएक्शन में वो भाग लेने लग जाएंगे। एक चीज़ हमें समझ में आई। तो देखो, हमारे पास मॉडरेटर के रूप में हम D2O भी काम में लेते हैं, साथ में हम ग्रेफाइट का भी काम में लेते हैं, ग्रेफाइट को भी काम में ले लेते हैं, और ग्रेफाइट के साथ साथ में हम कभी बेरिलियम ऑक्साइड को भी काम में लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर अगर पूछ ले कि मॉडरेटर ग्रुप में हम क्या क्या काम लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हमारे पास हो जाएगा D2O, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। हमने जो रिएक्शन के थ्रू जो हमारे पास न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए, हमने उनको स्लो कर लिया, लेकिन स्लो करने के बावजूद भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाए, और अचानक से वृद्धि होने से ये फटाफट रिएक्शन करने लग जाए, और उस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप उसमें विस्फोट भी हो सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है यूक्रेन में जो विस्फोट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है उसको समझने के लिए। बहुत ही दुखद घटना थी। तो इनको हम किस प्रकार से, मान लो अगर हमारी न्यूक्लियर भट्टी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें उसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम जो हाई अब्जॉर्बन जो न्यूट्रॉन के लिए जो छड़ में काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं कैडमियम की। जो कैडमियम की जो छड़ होती है, वो न्यूट्रॉनों को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जो कैडमियम की जो छड़ होती है, वो हाई अब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉनों की कैपेसिटी रखती है, हाई अब्जॉर्बिंग हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। इसके लिए हम काम लेते हैं कैडमियम की छड़। अभी हमने ये देखा कि हमारे पास चेन रिएक्शन हुई, हमने न्यूट्रॉन दिया, और उससे हमारे पास दो प्रकार के न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए, एक तो था स्लो न्यूट्रॉन, एक और हमें प्राप्त हुआ फास्ट न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट को हमने धीरे करने के लिए हमने मॉडरेटर उपयोग किया, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए हमने हाई अब्जॉर्प्शन की एक जो छड़ काम में ली, जिसको हमने बताया कि ये कैडमियम की छड़ होती है। इसके साथ में ही जब भी हमारे पास यूरेनियम जो टूटता है, तो उसके साथ में कुछ ऊर्जा भी निकलती है, कुछ ऊर्जा भी निकलती है। तो ये ऊर्जा जो होती है वो हीट के रूप में होती है। तो हमें ये हीट जो है, इसी को हमें काम में लेना है, जो ऊर्जा जो निकलती है उसको हमें काम में लेना है। तो इस ऊर्जा को काम में लेने के लिए
मान लो, तो हम इसके लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट क्या करता है, इस यूरेनियम की भट्टी का जो तापमान है उसको कंट्रोल करता है, और कूलेंट के रूप में हम H2 का प्रयोग करते हैं, सामान्य जल का प्रयोग करते हैं, ठंडे जल का प्रयोग करते हैं, ताकि इससे जो भी ऊर्जा है या फिर उष्मा हमें प्राप्त हुई वो इस H2 को ट्रांसफर हो जाए, और ये जो H2 है वो हमारा यहाँ पर हमें दे दे। यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हम H2 को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से हम स्टीम प्राप्त कर लेंगे, या फिर स्टीम जनरेशन यहाँ पर कर लेंगे, अब हीट का ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा। इस यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होता है, और यहाँ से वापस से पानी आएगा, और ये पानी यहाँ से बहता हुआ वापस से यहाँ पर आ जाएगा, और ये स्टीम इससे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कूलेंट काम में लेंगे, जो कोई क्या करेगा, हमारे जो न्यूक्लियर भट्टी है उसको ठंडा करने का काम करेगा। यहाँ तक हमें समझ में आया कि न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए, न्यूट्रॉनों को हमने मॉडरेट किया, मॉडरेट करने के बाद हमने उसमें जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो न्यूट्रॉन थे उनको हमने अब्जॉर्ब किया। अब्जॉर्ब करने के बाद हमारी न्यूक्लियर जो भट्टी है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, उसको ठंडा करने के लिए हमने एक कूलेंट का काम में लिया। और इतना सब होने के बाद में हम ये जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर जब उसका जो फ्यूजन होता है, तो उसके साथ में हमारे पास कुछ हानिकारक कण भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे पास एल्फा, बीटा, गामा, ये कण जो है या फिर ये जो रेडिएशन है वो भी इससे निकलती है, और ये रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है एक रेडियोटिव पदार्थ से। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि यार क्यों होती है। इनसे हमारे पास जो साइंटिस्ट थे बेक्यूरेल और क्यूरी, इनकी भी इनसे मौत हो गई थी, जो इनकी खोज करता थे, इनके जो इनके बारे में जिन्होंने बताया था। तो इनसे भी बचने के लिए हम जो भट्टी है इसके बाहर हम रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिरक्षण, परिरक्षक। तो ये परिरक्षक क्या करता है, हमारे पास जो हानिकारक जो किरणें या रेडिएशन हमें जो मिल रही है उसको क्या कर देगा, वो इसी के अंदर समेट के रख देगा, और जो बाहर जो व्यक्ति होगा उसको कोई भी हानि नहीं होगी। और रिफ्लेक्टर के रूप में हम क्या करते हैं, जो हमारी परमाणु भट्टी होती है उसके ऊपर हम कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर की दीवारें खड़ी कर देते हैं, ताकि उससे जो हानिकारक जो किरणें आ रही हैं वो उसको पार नहीं कर सके। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि डायग्राम में कैसे होता है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हमारा है कोर, और इसमें हमारे पास यूरेनियम 235 भी हो सकता है, या फिर प्लूटोनियम को भी काम में लेते हैं। आप ये भी याद रखना कि यूरेनियम के साथ में प्लूटोनियम का भी काम में लेते हैं, और जो एनरिच हमारे पास जो यूरेनियम है उसको हमें काम में लेते हैं। तो यूरेनियम 235 जो है ना, वो हमारे पास वैसे तो विखंडित नहीं होता है, ये थोड़ा सा स्थायी होता है, और तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से ट्रीट करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ये हमारा विखंडन में काम में लग जाए। तो इसको हम बोलेंगे एनरिच यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम। ठीक है, तो इस भट्टी के बाहर हम क्या कर देंगे, एक रिफ्लेक्टर को लगा देंगे, रिफ्लेक्टर, और इसके अंदर हम कैडमियम की छड़ें भी लगा देंगे, ताकि न्यूट्रॉनों का क्या हो जाए, यहाँ पर हमारा कंट्रोल हो जाए। और इसी के साथ में हम अंदर ही इसमें मॉडरेटर का भी प्रयोग करेंगे, ताकि जो फास्ट न्यूट्रॉन है वो थोड़ा स्लो हो जाए, जिसके हम D2 का प्रयोग करते हैं, और इसको ये ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा होता है H2O, और ये जो कूलेंट है वो यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो जाता है, हीट ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ से हम दोबारा से फिल करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये स्टीम के लिए प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से हमें स्टीम प्राप्त हो जाती है, और इस स्टीम को हम टरबाइन में लगा देते हैं, और टरबाइन जब घूमता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आपको ये समझ में आया कि यूरेनियम जब विखंडित होता है उससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है,
और 1 किलो यूरेनियम से लगभग 10 की पावर 14 जूल हमारे पास ऊर्जा निकलती है और इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैंने सबसे पहले बात की थी कि ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। ये इसमें 3 प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। एक तो ये कंट्रोल हो सकते हैं, एक ये अनकंट्रोल हो सकते हैं, या फिर इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं के मान के ऊपर। अब ये के क्या चीज़ है? इस के को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? देखो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है, इसको हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि मान लो कि हमारी जो कोई भी गिवन जनरेशन है, गिवन जनरेशन, उस गिवन जनरेशन में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, गिवन जनरेशन में उत्पन्न होने वाले जो भी उसमें बन रहे हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन गिवन जनरेशन, और अपॉन जो भी जनरेशन है उससे पहले वाली जनरेशन में न्यूट्रॉनों की, उत्पन्न हुए न्यूट्रॉनों की संख्या। मान लो उसे जो पहले वाली जनरेशन है, पूर्ववर्ती जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने होंगे, तो इनका जो अनुपात है वही के का मान होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये जो के का मान है वो क्या हो सकता है? के का मान 1 से बड़ा हो सकता है, के का मान 1 के बराबर हो सकता है, और के का मान 1 से छोटा हो सकता है। 3 हमारे पास कंडीशन यहाँ पर बन रही है। जब के का मान 1 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में इसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्टर। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम काम में लेते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। के बराबर 1 जो है इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्टर। और कंट्रोल रिएक्टर को हम हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हम काम में लेते हैं। और के बराबर जब 1 होगा तो इस स्थिति में थोड़ी देर के बाद में हमारी जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी, स्टॉप्ड रिएक्शन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई। जब के का मान बड़ा होगा तो ये अनकंट्रोल हमारे पास रिएक्शन बनेगी और ये काम में लेते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। और जब के का मान 1 के बराबर होगा तो ये हम काम में लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जब के का मान 1 होगा तो वो जाएगी हमारी स्टॉप रिएक्शन। थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन हो जाएगी। तो पहले तो हमारे पास न्यूट्रॉन हमने प्राप्त हुआ, तो अगले में 1 प्राप्त होगा, अगले में 2 होगा, लेकिन इस प्रकार थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन बंद हो जाएगी, इसमें हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो, यहाँ पर के का मान 1 और 2 से यहाँ पर 1 का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास कोई एक जनरेशन दी गई है, उसमें मान लो 4 हमारे पास न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए। मान लो एक जनरेशन है, उसके अंदर में 4 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। और मान लेते हैं उससे पहले वाली जनरेशन थी, उसमें भी हमारे पास 4 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, तो हमें यहाँ पर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन मान लो एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 10 हमारे पास न्यूट्रॉन प्राप्त हुए और इससे पहले वाले जो पीढ़ी थी उसमें 4 प्राप्त हुए, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5। तो इस स्थिति में ये जो रिएक्शन है वो एकदम ब्लास्ट के रूप में फैलेगी। यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन हो जाएगी, और ये जो रिएक्शन है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की भांति कार्य करेगा। लेकिन जब मान लो किसी जनरेशन में 1 न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ और उससे पहले हमारे पास 2 थे, तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन में कमी आ रही है। और न्यूट्रॉन में कमी होने का मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्शन नहीं होगी। तो इस स्थिति में हमारे पास थोड़ी देर रिएक्शन चलेगी, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली जो वीडियो जो होगी उसमें हम फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।